मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप बिहार के तमाम 10वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए पुनः एक लाजवाब लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूँ। और आपके लिए ये 80 से 90% अंक लाने में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आप शुरू से अंत तक इस लेक्चर सीरीज को सुने। और ये इस बार इतिहास विषय से आपके इतिहास विषय का पहले चैप्टर से संबंधित लेक्चर सीरीज है। पहला पहला आपका चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है। शुरुआत वहीं से करते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक भावना होती है। राष्ट्रवाद कोई वस्तु नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कहीं व्यक्ति नहीं है। ये एक भावना है जो किसी खास भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का भाव जब संचार होता है और एकता का वाहक का काम करने लगती है, तो उस भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रवाद क्या है? एक भावना है। और इस भावना के कारण क्या होती है? तो एकता आती है खास भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश के लोगों के बीच। ये किन परिस्थिति में आता है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। कि जैसे मान लीजिए कि देश पर कोई विपत्ति चलावे। उदाहरण के रूप में आपको बतलाता हूं कि यदि भारत का अभी किसी अन्य देश से युद्ध होने लगे, तो अचानक भारत के अंदर जितनी भी आपको विघटक शक्ति है, विभेदकारी शक्ति है, वो सब एक हो जाएंगे, चूंकि देश पर संकट चला आया है। मान लीजिए, और उदाहरण देता हूं कि गांव में यदि अगलग्गी हो जाए, तो दुश्मन भी एक हो करके और तब फिर उस आग लगने वाली घटना से किस तरह से उसमें मुक्त हो पाए, उसके पीछे लग जाएंगे। उस दावानल की प्रक्रिया से, अगलगी प्रक्रिया से कैसे मुक्त होंगे, एक साथ आ जाएंगे। तो विपत्ति जब बाहर चला आवे गांव में, तो आप देखिएगा कि आस पड़ोस के लोग, जिसमें सामान्य काल में दुश्मनी रहती है, विभेद रहता है, मतांतर रहता है, लेकिन फिर भी एक हो जाते हैं। तो देश पर यदि कोई विपत्ति आती है, तो उस स्थिति में राष्ट्रवाद की भावना स्वतः पनपने लगती है, जिससे भारत में भी हुई थी 1965 में। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसके बाद कारगिल की घटनाक्रम। अब आइए, तो यूरोप में भी वैसे राष्ट्रवाद आई। तो राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की इसमें राजनीतिक जागृति का इसको हम प्रतिफल मानेंगे। वैसे ये शुरुआत हुआ था कि फ्रांसीसी क्रांति के कारण इसमें, या आप यदि कहिएगा तो राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप के पुनर्जागरण काल में ही शुरू हो गया था। लेकिन जब नेपोलियन शीर्ष पर पहुंचने लगा, तो यूरोप के अन्य देश डरने लगे कि नेपोलियन कहीं बढ़ते 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 फ्रांस इतना ना बढ़ जाए कि यूरोप के अन्य देशों को वो जीत करके अपने में मिला ले। तो अन्य देश में डर, भय, इन सब के कारण राष्ट्रवाद पनपने लगा। तो नेपोलियन का आक्रमण का हम मान सकते हैं कि मुख्य योगदान यूरोप में राष्ट्रवाद का रहा। किसका? तो आप इस बात को मस्तिष्क में बिठा लीजिएगा कि नेपोलियन के आक्रमण का। नेपोलियन की नीति थी कि फ्रांसीसी प्रभुता को हम बढ़ाना है, फ्रांसीसी क्षेत्र को बढ़ाना है। इसी के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद आया। तब नेपोलियन के विरुद्ध तब सारी शक्तियां जो है ये धीरे धीरे एकीकृत होने लगी। जब एक दुश्मन, ध्यान रखिएगा कि ये अन्य देशों के क्या का एकीकृत दुश्मन के रूप में हो जाता है, तो फिर अन्य देश दुश्मन के दुश्मन कहा जाता है, जो मित्र हो जाते हैं। तो अन्य देश एकीकृत होकर के और तब नेपोलियन के विरुद्ध उन्होंने अपना अभियान छेड़ा, और अभियान छेड़ा, परिणाम हुआ कि नेपोलियन का पतन हुआ। तो नेपोलियन का पतन हुआ, लेकिन नेपोलियन के ही डर से इटली, जर्मनी, इन सब में एकीकरण हुआ था। जब 1815 के आसपास नेपोलियन का पतन हो गया, लेकिन उसी समय 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, याद रखेंगे, ऑस्ट्रिया के एक वियना में एक मेजबानी की गई थी, जिसमें समस्त अन्य देश जो नेपोलियन से प्रभावित थे, फ्रांसीसी से प्रभावित थे, वो एक जगह एकत्रित हुए। और वहां पर ऑस्ट्रिया का एक प्रमुख, जिसको कहते हैं सत्ता का केंद्र बिंदु था, उसका नाम था मेटरनिक। मेटरनिक ने इसकी मेजबानी की थी, और मेटरनिक प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी
उसको कहते हैं जो व्यवस्था में बदलाव का विरोध करे। वो चाहता है कि जिस तरह से व्यवस्था पूर्व में थी, चाहे सामंतवादी व्यवस्था हो, चाहे राजा का विशेष महत्व हो, इन सब को ही वो मेंटेन करना चाहता है। वो लोकतंत्रात्मक, गणतात्मक, खास करके गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इन सब को नहीं लाना चाहता। तो वो घोर प्रतिक्रियावादी था। तो वहां से मेटरनिक युग की शुरुआत हुई और 1848 तक वो चलती रही। उसने क्या किया कि इटली पर अपना वो प्रभाव डालने लगा। इटली के बीच भी वो चाहता था कि फूट डालो और शासन करो। तो इटली छोटे छोटे राज्यों से उस समय बना हुआ था। तो सिसिली और नेपल्स में बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को बना दिया। रोम के आसपास का क्षेत्र क्या किया, पोप को सौंप दिया। पोप कहते हैं कि क्रिश्चियन के एक महत्वपूर्ण, जिसको धार्मिक संस्था का हम हेड मान सकते हैं। और परमा और मोडेना, ये सब जो प्रांत था, इसको हेब्सबर्ग राजवंश को सौंप दिया। माने अलग अलग, ताकि एकीकृत ना हो पाए, एकत्रित ना हो पाए, इनमें राष्ट्रवाद की भावना न फैल पावे। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपको मेटरनिक अपने कूटनीतिक कारणों से, अपने विभेदकारी नीतियों के कारण यूरोप में राष्ट्रवाद उभरने नहीं दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे ज्यादा दिन तक फूट डालो शासन करो नहीं चलती है। तो प्रतिक्रियावादी और सुधार, बाद में ऐसा हुआ कि आपको मेटरनिक युग का धीरे धीरे उसको पहचानने लगे मेटरनिक को। और मेटरनिक 1848 में वो मृत्यु हो गया। इसके बाद देखिए कि फ्रांस में फिर से आपको लुई 18वां का शासन आया। और फ्रांसीसी जनता जो थी वो आपको पुरातन पंथी व्यवस्था, जो पिछली व्यवस्था थी सामंतवादी व्यवस्था, उसको क्या किया कि लुई 18वां थोपने का प्रयास नहीं किया। वो कोशिश किया कि कुछ सुधार भी लाए। तो सुधार लाए, तो इसके उद्देश्य उसने 2 जून 1814 इसमें 2 जून 1814 के समय में एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया। और वही आपको 1848 के अंत तक चलता रहा। चार्ल्स 10 जब आया तो उसमें कोशिश किया थोड़ा परिवर्तन करने का, जिसके कारण जैसे ही उसने परिवर्तन करना चाहा, चार्ल्स 10 ने चाहा, वो फ्रांस का शासक था, कि पुरानी व्यवस्था की ओर हम आवे। लेकिन स्वाभाविक है, जिसके कारण 1830 में एक फ्रांस में क्रांति हुई थी और उसके कारण वो सामने आया। तो अब आइए, जुलाई 1830 में जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसका कारण क्या था। तो जुलाई 1830 में चार्ल्स 10 था, वो निरंकुश शासक था। वो जनता की भलाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था, प्रतिक्रियावादी शासक था, अर्थात कि किसी भी तरह का वो परिवर्तन नहीं करना चाहता था। चार्ल्स 10 पोलगेनिक को अपना प्रधानमंत्री बनाया। पोलगेनेक उसको कहते हैं। तो वो जो पोलिगनेक था वो उसका प्रधानमंत्री। और पोलिगनेक क्या किया कि आपको लुई 18वीं द्वारा जो है समान नागरिक संहिता के स्थान पर जो है शक्तिशाली जो सामंतवाद वर्ग थे, सामंतवाद कहते हैं जमींदार या अभिजात वर्ग जो धनाढ़ होते हैं, उनको विशेष अधिकार दे दिया, जो उनको शक्ति दे दिया, उनको पकड़ने की दे दिया, किसी को जेल में डालने की शक्ति दे दिया। इसके कारण स्वाभाविक है कि आम लोगों में गुस्सा आया। परिणाम हुआ कि 28 जून 1830 को गृह युद्ध आरंभ हुआ कि अभिजात वर्ग के लोग और सामान्य वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोग के बीच लड़ाई शुरू हो गई, युद्ध शुरू हो गई। जब युद्ध शुरू हो गई तो फ्रांस का शासक कमजोर पड़ने लगा, चार्ल्स 10, और तब वो फ्रांस की राजगद्दी त्याग करके भाग गया, ब्रिटेन भाग गया। तब फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन आया और ओलियंस वंश, ये दोनों मिलकर के फिर फ्रांस में उसका शासन आया। अब फिर फ्रांस में एक और क्रांति हुई 1848 ईस्वी में। कब फ्रांस में एक और क्रांति हुई थी? 1848 ईस्वी में। इस समय लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। इसमें कुछ उतने कड़े विचार नहीं थे जितना आपको चार्ल्स 10 का था। ये क्या किया कि मध्यम वर्गीय नीति बनाया। मध्यम वर्गीय माने कि ठीक है, न कड़ा न बहुत लूज, बीच का स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति अपनाया। और इसने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। तो आप इसको याद रखिएगा कि चार्ल्स 10 ने पोलिगनेक को प्रधानमंत्री बनाया था और
ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन गीजो भी वैधानिक और सामाजिक आर्थिक सुधार के विरुद्ध था, और वो भी नहीं चाहता था जब बहुत ज्यादा सुधार हो, उसको अपना सत्ता खोने का डर था। तो इसके कारण क्या हुआ कि देश में भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ने लगी और गीजो की सर्वत्र आलोचना होने लगी। 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में तब विशाल भोज का आयोजन किया गया। इसमें तरह तरह का प्रतिबंध लगाने का कोशिश किया गीजो ने। परिणाम हुआ कि लुई फिलिप जो उस समय राजा थे, उनके विरुद्ध में विद्रोह भयंकर भड़क उठा, और लुई फिलिप को जब आम जनता विद्रोही हो गई तो लुई फिलिप को फिर गद्दी त्याग करके भागना पड़ा, और वो भी भाग करके इंग्लैंड चला गया। इस तरह से खास करके शोषणकारी, दमनकारी शासक के विरुद्ध जब जनता एकत्रित हो गई, तब अन्य देश में भी इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इंग्लैंड, इन सब में भी राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी, एकता की भावना आने लगी। अब अगला जो हम लोग देखते हैं वो इटली का एकीकरण। इटली एक ऐसा देश था जिसको आप मानचित्र पर देखिएगा तो वो लंबा सा, उसका आप देखिएगा छुरकी जैसा निकला हुआ है। तो इटली का क्या था कि वो एक, आपको उस समय एक देश नहीं था, बल्कि वो कई राज्यों से मिला हुआ था, जो एक भौगोलिक खंड था। एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ था और एक तरफ पहाड़ से घिरा हुआ था, लेकिन इतना ना स्वतंत्र राष्ट्र था, सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, एकता का भाव नहीं था। कुछ और देश जो है उसको कुछ सिखाते रहता था, उसको कुछ कान में मान लीजिए सिखाते रहता था, लड़ाते रहता था, इसके कारण। लेकिन जब पराकाष्ठ बिंदु पर पहुंच जाता है लड़ने झगड़ने, तो फिर कोई नायक उभरता है, और नायक उभरता जिस तरह से भारत के, आप देखिए स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी उभरे, और वल्लभ भाई पटेल उभरे, जवाहरलाल नेहरू उभरे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उभरे, ये सब आए आपको सब। उसी तरह से इटली में भी जोसेफ मेज़नी, कांटकाबूर और गैरिबाल्डी, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था इटली के एकीकरण में। तो इटली के एकीकरण में अब मेज़नी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो मेज़नी एक बहुगुण संपन्न व्यक्ति था, साहित्यकार भी था और गणतांत्रिक विचार का समर्थक था। वो लोगों को समान रूप से मानना चाहता था, इन्हें के राजा को विशेष महत्व दें, उसको बहुत ज्यादा अधिकार मिले, निरंकुश उसको बना करके। लेकिन उसमें क्या था, कोई व्यवहारिक नहीं था, परिस्थिति के अनुसार वो आपको निर्णय लेना नहीं जानता था। वो हमेशा आदर्शात्मक व्यवहार करता था। देखिए, हमेशा यदि आदर्शात्मक व्यवहार माने का हमेशा अच्छा ही, यदि बिल्कुल अच्छा ही हमेशा आप यदि गांधीयन थॉट में ही लगे रहिएगा, तो उस स्थिति में हो सकता है कि कभी आपको दुश्मन हरा दे। इसलिए व्यवहारिक गुण होना चाहिए। व्यवहारिक गुण में समय, परिस्थिति, काल, इन सब के अनुसार आपको निर्णय लेने की कला होनी चाहिए। तो मेज़नी यंग इटली नाम की संस्था बनाया। बाद में जाकर के मेज़नी ने 1834 ईस्वी में एक यंग यूरोप नाम की भी संस्था बनाया, ताकि यूरोप के अन्य देश में भी राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाया जाए। और 1848 में 1848 में मेज़नी इटली के एकीकरण के लिए असफल प्रयास किया, नहीं सफल हो पाया था, लेकिन इसका प्रभाव यह हुआ कि इटली में धीरे धीरे राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ने लगी। और सफल वो नहीं हो पाया, लेकिन राष्ट्रीयता का भावना का संचार जरूर किया। तब हुआ कि इटली में छोटे छोटे जो राज्य थे, उसमें एक सार्डिनिया और पिडमाउंट, ये राज्य महत्वपूर्ण था। और सार्डिनिया और पिडमाउंट का एक शासक था, उसका नाम याद रखिएगा, इमैनुअल था। इमैनुअल ने एक बहुत ही ब्रेन का तीक्ष्ण, तेज तर्रार कूटनीतिज्ञ कांटकाबूर को प्रधानमंत्री बनाया। कूटनीतिक कहते हैं जो समय परिस्थिति के अनुसार संधि कर ले, समय परिस्थिति के अनुसार संधि को तोड़ दे, अपने देश के हित में। उसको हम वो चालाकी, धूर्तता और राष्ट्रवाद, इन सब का बेहतरीन लाजवाब उपयोग करता है। तो काउंट काबूर जो थे एक सफल कूटनीतिज्ञ, राष्ट्रवादी थे, और इटली के एकीकरण में उस सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानते थे। ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रिया, तो उसने क्या किया कि फ्रांस को मिला लिया। कहा कि देखिए, हम आपको एगो दूगो छोटा छोटा राज्य देंगे। फ्रांस भी आ गया उसके बातों में। अब फ्रांस को विश्वास में लेकर कहा कि जब हम ऑस्ट्रिया से लड़ेंगे तो आप न्यूट्रल रहेगा, नहीं तो हमको साथ दीजिएगा। परिणाम, और इसको विश्वास में लेकर के 1859 और 60 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के साथ इटली का काउंट काबूर युद्ध में भिड़ गया। और स्वाभाविक है कि फ्रांस उस समय इटली को
मदद किया और काउंट काबूर को मदद किया और ऑस्ट्रिया बुरी तरह से हार गया। और उसमें यहां पर आपको दिमाग में फिट करना है, जो काउंट काबूर ने नीश और सेवाय नाम का दो राज्य को कहा था जो हम फ्रांस को दे देंगे। इसकी आलोचना भी हुई थी, लेकिन उसने कहा था कि यदि हम छोटा दो राज्य दे करके और तब इटली को एकीकृत कर ले तो ये भी हमारी उपलब्धि है। लेकिन ऐसा था कि 1862 ईस्वी आते आते तक आपको एक वेनेशिया नाम का छोड़ करके बाकी जितना भी था वो इटली में एकीकृत हो गए। और थोड़ा सा पोप का एक बाधा था जो आपको रोम में एक बाधक था, लेकिन सब मिल करके सार्डिनिया पिडमाउंट के जो शासक थे इमैनुअल, उनको शासक मान लिया। ये काउंट काबूर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन पुनः यह याद रखिएगा कि काउंट काबूर की मृत्यु जब हुई थी उस समय इटली का एकीकरण पूर्ण नहीं हुआ था। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्व हुआ था और काउंट काबूर की मृत्यु 1862 ईस्वी में हुई थी। अब आइए एक गैरीबाल्डी के बारे में जानते हैं। गैरीबाल्डी भी एक महान क्रांतिकारी था और ये सशस्त्र क्रांति का ये आपको पक्षधर था। जैसे आप देखिए भारत में सुभाष चंद्र बोस थे ना, वो सशस्त्र क्रांति के पक्षधर थे। उन्होंने वो अपना सेना भी बनाए, जानते हैं। तो इसी तरह से ये सशस्त्र क्रांति का पक्षधर थे और उसने अपने सशस्त्र क्रांति, वो पेशा से नाविक था। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है, बिहार के छात्र याद रखिएगा गैरीबाल्डी क्या था पेशा से, तो ये आपका पेशा से नाविक था। और ये दक्षिण इटली को एकीकरण के लिए इसने सशस्त्र अपना जो स्वयंसेवक का सेना बनाया था उससे अटैक किया। और लेकिन कांट काबूर जो था वो चाहता था कि सार्डिनिया पिडमाउंट के जो शासक हैं इमैनुअल के नेतृत्व में इटली को एकीकृत किया जाए। लेकिन गैरीबाल्डी एक बहुत ही पवित्र हृदय का व्यक्ति था, उसके अंदर किसी भी तरह का लालच नहीं था। तो गैरीबाल्डी और ने जब दक्षिण इटली को बहुत हद तक जीत लिया, लेकिन गैरीबाल्डी चाहता था कि हम रोम को भी जीत ले, तो कांट काबूर उसका विरोध किया। बाद में काउंट काबूर और गैरीबाल्डी में इसमें मेल भी हुआ और गैरीबाल्डी ने कहा कि देखो हमको लोभ नहीं है जब हम इटली के शासक बने, प्रधानमंत्री बने, हमको किसी भी तरह का लोभ नहीं है। और उसने कांट काबूर के भेंट के बाद वो रोम की विजय की इच्छा को त्याग दिया और उसके बाद वो बिना एक अपनी समस्त संपत्ति को इटली को दान कर दिया और स्वयं एक साधारण किसान की भांति वो अपनी जिंदगी को जीने लगा। लाला लाजपत राय जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने गैरीबाल्डी के जीवनी को लिखा भी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गैरीबाल्डी के बारे में लिख करके और बहुत प्रेरणा भी स्वतंत्रता संग्राम को इससे मिलती है। स्वतंत्रता संग्राम जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो इनसे प्रेरित भी हुए और 1870-71 आते आते तक इटली में एकीकरण, तब तक कांट काबूर की मृत्यु 1862 में हो चुकी थी। लेकिन 70-71 में क्या हुआ कि एगो पोप जो बीच में था, रोम के अगल बगल या कहिए बीच में रहता था, तो वो आपका विरोध करता था इटली के एकीकरण में। वो चाहता था कि धार्मिक रूप से इटली एकीकृत हो, ना कि राजनीतिक रूप से। तो फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध छिड़ गया और तब फ्रांस और प्रशा था जर्मनी का, इधर फ्रांस, ये दोनों, और फ्रांस उसमें पोप को थोड़ा संरक्षण देता था। जब फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध छिड़ गया तो फ्रांस कहा देखिए पोप, अब हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे, अब आप अपना बात समझिए। इसी समय क्या किया, इटली का जो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था विक्टर इमैनुअल, वो बुझ गया अब तो फ्रांस इस पोप को संरक्षण देगा नहीं, बचाएगा नहीं, बस तुरंत जो है इसने पोप पर आक्रमण करने की सोचा। तो पोप क्या किया कि राजमहल में कैद होकर के, और तब फिर इमैनुअल क्या किया कि जितना भी रोम का बाहरी व्यक्ति थे उनको इटली में मिला करके पोप को तब छोड़ दिया जाओ तुम अपना कैदे रहो। तो इस वजह से तब बाद में जाकर के फिर ऐसा हुआ कि
वेटिकन सिटी आप नाम सुने होगा, जो बहुत सबसे छोटा देश है विश्व का, तो उसी वेटिकन के रूप में एक अलग देश के रूप में मान्यता दे दिया और बाकी इटली का जितना क्षेत्र था उन सबको राज्य को मिला करके एकीकृत कर लिया और 1871 ईस्वी में आकर के जो उस मेजनी, काबूर और गेरिबाल्डी जिन्होंने अपना त्याग किया था, और 1871 में विक्टर इमैनुअल रोम को राजधानी बना करके इटली को बिल्कुल एकीकृत कर दिया। तो इस तरह से अभी मैंने सिर्फ यूरोप के राष्ट्रवाद में आधा पार्टी बदलाया हूं, आगे जाकर के मैं जर्मनी का एकीकरण आपको बतलाऊंगा, यूनान के बारे में बतलाऊंगा, हंगरी के बारे में थोड़ा बहुत बतलाऊंगा। लेकिन मैं सुनील जी अभी यहीं विदा ले रहा हूं, फिर मैं दूसरे वीडियो लेक्चर में बहुत जल्दी आपको यूरोप का राष्ट्रवाद समाप्त करूंगा और दूसरा वीडियो जल्द ही मैं आपको डालूंगा। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि अब तक आपने मेरा YouTube वीडियो आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है, समस्त बिहार के छात्र चाहे कहीं से भी आप तैयारी करते हो, पटना हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, आरा हो, भागलपुर हो, कहीं से भी आप तैयारी करते या गांव के किसी कस्बे से आप तैयारी करते हो, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों में बतलाएं। मैं सुनील जी खाटी बिहारी यहीं पर आपसे विदा ले रहा हूं और फिर अगले वीडियो में हमारी आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।